पहले संसद जलाया, फिर मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा। ओली साहब भाग निकले, प्रधानमंत्री आवास को आग लगा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेपाल के बारे में, क्योंकि भैया मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, और अगर नहीं सुनी तो सुन लीजिए। नेपाल में इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि नेपाल के अंदर बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मर चुके हैं, 250 से ज़्यादा घायल हैं, और घायल भी ऐसे वैसे नहीं, सीरियस कंडीशन में घायल हैं। प्लस नेपाल की जो गवर्नमेंट है और नेपाल की जो पुलिस है सड़क छाप तरीके से छात्रों के प्रदर्शन को रोक रही है और हैंडल कर रही है। मतलब साला इन लोगों को अपने देश के युवाओं के लिए ढेले भर की परवाह नहीं है। अब मैं आपको इस पूरे मामले के बारे में एक्चुअली में क्या हुआ वो बताने जा रहा हूँ। देखो, ऐसा है इस वक्त नेपाल के अंदर जो ओली साहब की गवर्नमेंट है, ओली साहब जो कम्युनिस्ट नेता हैं, और क्योंकि वो कम्युनिस्ट नेता हैं इस वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो इलाका है, इस इलाके में रहने वाले तमाम कम्युनिस्टों की ही तरह इनका बाप भी चाइना है। 3 सितंबर के दिन नेपाल की गवर्नमेंट ने नेपाल के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप, सबको बंद कर दिया है, यानी कि बैन कर दिया है। इंस्टाग्राम भी इसमें है, लेकिन इसमें जो ऐप्स को जोड़ा नहीं गया है बैन करने से वो चाइनीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और चाइनीज़ ऐप्स हैं। चाइनीज़ ऐप्स को छोड़कर इन सारे ऐप्स को नेपाल में इमीडिएटली बैन कर दिया गया। एंड वो रीजन जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट एक्चुअली में हुआ, वो रीजन है नेपाल के अंदर एक पॉलिटिकल करप्शन, एंड दूसरा नेपाल के अंदर नेपोटिज्म, प्लस नेपाल का जो एलिट तबका है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि भाई नेपाल के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से जो इनकैपेबल है वो ज़्यादा है। एंड सेकंड, जो नेपाल के एलिट तबका है, मेजॉरिटी सोर्सेज वो खा रहा है, उनके बच्चे आराम से विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और जो नेपाल के अंदर लोग हैं वो फंसे हुए हैं, उनके पास इनकम का कोई विशेष सोर्स नहीं है। मतलब सच्ची में नेपाल के अंदर आज की तारीख में सोशल मीडिया इनकम एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका था। प्लस नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि ओली साहब, ये जो नेपाल के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अननेसेसरी चाइना को नेपाल के अंदर स्पेस दे रहे हैं। अदर कंट्रीज़ जैसे भारत हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, इनके लिए जगह बंद हो रही है। इससे खुद नेपाल के अंदर नेपाल के जो लोग हैं खुश नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे हिसाब से अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल पहले ही नेपाल के अंदर मोनार्की को वापस लाने को लेकर भी प्रदर्शन हो रहे थे। सो आज की तारीख में नेपाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और प्लस नेपाल की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये लोग गवर्नमेंट से तंग आ चुके हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से तंग आ चुके हैं। भविष्य नहीं नज़र आ रहा है। नेपाल के लोग वैसे भी इनके ऊपर खार खाए बैठे थे, और फिर जैसे ही सोशल मीडिया का बैन हुआ वैसे ही वो ट्रिगर हो गए और ऑल ऑफ द सडन ये प्रदर्शन हो गया। नेपाल के जो लोग हैं इन्होंने लिटरली गवर्नमेंट को भनक भी नहीं होने दी। VPN का यूज़ करके इन्होंने अंदर ही अंदर कम्युनिकेशन किया। नेपाल की जो कैपिटल है यानी काठमांडू, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, जेन ज़ी, वो इकट्ठा हो गए और जेन ज़ी का मूवमेंट नारा बन गया। गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया, और गवर्नमेंट को ऑब्वियस सी बात है इन प्रदर्शन की भनक नहीं थी, इस वजह से वो लोग प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं थे। आनंद फानन में उन्होंने आर्मी, पुलिस सब डिप्लॉय कर दिया, और नेपाल के अंदर जो प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि भैया पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चलाई और हिचके भी नहीं, प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। जवाब में नेपाल की जो आर्मी है, नेपाल की जो पुलिस फोर्स है, उन्होंने वाटर कैनन का यूज़ किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और लिटरली गोलियां चलाई इन लोगों ने। मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेबल है यार, जिस तरीके से इन लोगों ने इन प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश करी, बहुत ही शर्मनाक है। सो ये स्थिति है। भले ही प्रदर्शन ने सोशल मीडिया बैन की वजह से ट्रिगर हुए हो, लेकिन इन प्रदर्शन के पीछे जो मेन रीजन है वो नेपाल के इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम है करंट का, उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए हैं। सोशल मीडिया तो एक एंगल है, नेपाल के अंदर जो नेपोटिज्म चल रहा है, मतलब
क्योंकि अमीर का जो बेटा है उसको अच्छी लाइफ मिल रही है, वो गरीब का बेटा है वो मर रहा है दरबदर, रोज़गार नहीं है। ये गुस्सा असल में इन प्रदर्शन के पीछे मेन रीज़न है। और हालात इस वजह से ख़राब है क्योंकि नेपाल के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं भाई। 35 सालों में नेपाल के अंदर 32 गवर्नमेंट बदल चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, 32 गवर्नमेंट 35 सालों में। और लास्ट 10 सालों में 9 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। और अगेन पूरी ईमानदारी से बात करूं तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न चाइना है, क्योंकि चाइना नेपाल के अंदर इन्फ्लुएंस गेन करके नेपाल को भारत के अगेंस्ट में यूज करना चाह रहा है। सो चाइना की वजह से नेपाल के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। और क्योंकि नेपाल के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है। इनफैक्ट नेपाल की आबादी है 3 करोड़ के आसपास, उसमें से 80 लाख लोग जॉब के लिए नेपाल से बाहर जाते हैं, 45 लाख के आसपास लोग भारत में रह रहे हैं। बाकी गल्फ कंट्रीज़ जैसे कुवैत हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वहाँ पर लोग जाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब ये भी जान लेते हैं कि ओली सरकार क्या कह रही थी, क्यों बैन किया इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने के पीछे नेपाल की सरकार का आर्गुमेंट ये था, भैया नेपाल की जो गवर्नमेंट है, नेपाल की गवर्नमेंट ने कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं और इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन नियम कायदे कानून को फॉलो करना होगा। सबसे पहला नियम तो ये है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हें नेपाल की जो आईटी मिनिस्ट्री है, सबसे पहले तो उसको इसके अंदर रजिस्टर कराना होगा। सेकंड, इन लोगों को एक लोकल पर्सन नेपाल के अंदर अपॉइंट करना होगा। थर्ड, एक कंप्लायंस ऑफिसर इन लोगों को नेपाल के अंदर अपॉइंट करना होगा। मतलब कि अगर इन सोशल मीडिया कंपनीज ने नेपाल की गवर्नमेंट की बात नहीं मानी तो इन लोगों को उठाया जाएगा। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो इन सोशल मीडिया कंपनीज के लिए जो नियम कायदे कानून नेपाल की गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ये एक्चुअली में वही कानून है जो यूरोप वालों ने भी बनाए हैं और भारत सरकार ने भी बनाए हैं। इनफैक्ट ये जो नियम कायदे कानून नेपाल की गवर्नमेंट ने बनाए हैं और सोशल मीडिया कंपनीज को इन नियम कायदे कानून को फॉलो करने के लिए नेपाल की गवर्नमेंट ने ये फोर्स कर रही है, जिन्हें फॉलो करने से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मना कर दिया। इसके बाद ये बैन करने का कदम उठाया गया है। बट यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 28 अगस्त 2025 के दिन नेपाल की गवर्नमेंट ने इन तमाम सोशल मीडिया कंपनीज के लिए नेपाल के अंदर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस शुरू कर दिए थे। और सिर्फ 7 दिन बाद यानी कि 3 सितंबर के दिन, क्योंकि चाइनीज़ सोशल मीडिया कंपनीज को छोड़कर एक ने भी सोशल मीडिया कंपनी ने नेपाल की गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियम कार्य कानून के तहत खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इस वजह से मात्र 7 दिन बाद नेपाल की गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। अच्छा, अब ये जो नियम कायदे कानून नेपाल की गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इनको बनाने के पीछे नेपाल की गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये है, और ऑलमोस्ट ये वही आर्गुमेंट है जो भारत सरकार ने दिया था और जो यूरोप वालों ने भी दिया था, कि भैया नेपाल के अंदर ये जो ऑनलाइन जितना भी कुछ चलता है, एक तो उनको मॉनिटर करने का काम होगा, दूसरा जो सोशल मीडिया कंपनीज है उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, थर्ड डिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और जो साइबर क्राइम है उनकी रोकथाम में हेल्प होगी। एंड जिस तरीके से एक समय पर भारत के अंदर सपोज किसी के अकाउंट पे कुछ भी हुआ तो आपके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था, बट अब से एक कंप्लायंस ऑफिसर तय होगा जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाएगा और उससे आप कांटेक्ट करके मदद ले सकते हैं। अब ये कंपनी रूल एंड रेगुलेशन को मानने से क्यों इनकार कर रही है? इसके 2 सिंपल से रीज़न है। पहला तो खर्च बचाना है, क्योंकि अगर ये लोग रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो उनको इस सिचुएशन में उन लोगों को नेपाल से हायर करना होगा लोकल लेवल पर, इसलिए हायरिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसे खर्चने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सो एक तो सोशल मीडिया कंपनी एक खर्च अवॉइड करना चाह रही है, क्योंकि नेपाल कोई बड़ा मार्केट नहीं है और नेपाल ने इन सोशल मीडिया कंपनीज़ को इतनी ज़्यादा अर्निंग भी नहीं होती। एंड सेकेंड चीज़ ये है जो इन लोगों ने यूरोप में भी करने की कोशिश करी थी और भारत में भी करने की कोशिश करी थी, और वो है जवाबदारी से भागना। क्योंकि अगर ये लोग लोकल लेवल पर नेपाल के अंदर कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करते हैं तो फिर उस सिचुएशन में अगर नेपाल के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ चीज़ें
होती हैं तो फिर बिल किसके नाम पर फटेगा। लेकिन एक बात है, जनता सड़क पर उतर रही है, जनता अपनी आवाज़ कहाँ उठाएगी? अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नहीं आने दोगे तो जनता आवाज़ कहाँ उठाएगी? आपने चाइना के साथ तो डील कर रखी होगी, अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बातें लिखेगा आप तो मानेंगे ही नहीं, वो हेट स्पीच में आ जाएगा, तो आवाज़ कहाँ उठाएगी? इसलिए सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। और जो युवा है, युवा की आवाज़ आप नहीं सुनेंगे तो आप जान ही रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ और बाकी देशों में क्या होता है अगर युवाओं की बात नहीं सुनी जाती है। अब इन लोगों को सरकार चेंज करनी है, मे बी पॉसिबल है ये जो मोनार्की है वो नेपाल के अंदर वापस लाने का प्रदर्शन फिर से चालू हो जाएगा। ये सब तो आने वाले समय में सब चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, बट सच्चाई ये है कि जिस तरीके से प्रदर्शन हुए और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस प्रदर्शन को हैंडल किया वो निहायत ही शर्मनाक है। आप क्या सोचते हैं इस प्रदर्शन के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो। और हम चाहेंगे कि इस चैनल को ज़्यादा प्यार दीजिए क्योंकि हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आएँ और आपको पसंद आए तो आप हमारी जो भी वीडियोस देखते हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। बाय बाय।